चलिए अब ध्यान से देखो, कल हमने एक नियम पढ़ लिया था। वो नियम क्या था? द्रव्य के संरक्षण का नियम पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम, नाम से तो पता चल रहा है कि इसमें कोई चीज स्थिर रहने वाली है, निश्चित रहने वाली है। अब वो क्या है वो अपन पहले इस लाइन को पढ़ के देखते हैं। ये क्या लिखा है देखो, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, प्रत्येक रासायनिक यौगिक का मतलब चाहे वो जल हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो HCl हो, कोई सा भी यौगिक हो, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। तो देखो इसको मैं एग्जाम्पल से तो मैं समझाऊं। प्रत्येक रासायनिक यौगिक, मान लो मैंने CO2 मान लिया या मैंने जल मान लिया, ये प्रत्येक रासायनिक यौगिक है अलग अलग। उनके अवयवी तत्व, इसका अवयवी तत्व बताना कार्बन और ऑक्सीजन, इसका अवयवी तत्व क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में उसके अवयवी तत्व कौन से हैं? CO2 है, इसमें अवयवी तत्व कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। ये जल है, जल में अवयवी तत्व कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अवयवी तत्व देखो, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से, यानी कि इसका भार देखूं तो कितना 12, इसका भार कितना है 16, इसका देखूं तो 1, इसका देखूं तो 16, भार की दृष्टि से भार सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। यानी कि भार की दृष्टि से हमेशा उस यौगिक में तत्वों का अनुपात एक हमेशा निश्चित होता है। देखो एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, इनका अनुपात हमेशा, कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? 12:16 है। ये ऑक्सीजन कितने? 2, तो आपको कितना करना पड़ेगा? 32, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो 16। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो ये कितना होगा? हमेशा 2:16। तो चाहे ये यौगिक जल को मैं कहीं से भी निकाल के लाऊं, चाहे तो नदी से लाऊं, चाहे मैं तालाब से लाऊं, और चाहे मैं झरने से लाऊं, कहीं से भी लेके आऊं, हमेशा जल यानी कि H2O में इसके अवयवी तत्वों का अनुपात कितना होगा बच्चों? 2:16 ही होगा, चाहे वो किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हुआ जल हो, किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। देखो और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऐसे में अनुपात है तो अनुपात में हम समान है दोनों तरफ, आप समान किसी भी वैल्यू से भाग दे सकते हो। जैसे 2 से दोनों में जा रहा है तो 2 का दे सकते थे, 4 का जाता तो 4 का दे, इसमें तो 2 का ही जाएगा। 2 एकम 2 और 2 8 16, यानी कि जल में जो अनुपात आता है, जो उसके अवयवी तत्व वो 1:8 में रहते हैं, चाहे उस जल को आप कहीं से भी प्राप्त करो। ठीक ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इस CO2 को आप कई विधियों से बना सकते हो, और प्रत्येक विधि से बनाने के बाद आपके CO2 में जो अवयवी तत्व हैं वो हमेशा भार की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में ही रहते हैं। तुम देख सकते हो, जैसे मुझे CO2 बनानी है तो मैं कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से भी CO2 बना सकता हूँ, और दूसरा तरीका है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके भी मैं CO2 प्राप्त कर सकता हूँ, CaO + CO2। तो इस CO2 में और इस CO2 में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन का भार हमेशा कितना होगा? 12:32। और इस वाली CO2 में भी कार्बन ऑक्सीजन में भार हमेशा 12:32। तो बताओ क्या अंतर है दोनों CO2 में? कुछ नहीं है। यानी किसी भी विधि से प्राप्त करो, हमेशा उसके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में ही रहते हैं। आप फिर से देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, नियम की। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, मैंने 2 यौगिक बताया आपको, और भी यौगिक ले सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, जैसे इसके अवयवी तत्व कौन कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन। उसके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से, इनके भार कितने हैं? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन है कितनी? तो 32। भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, इनका अनुपात हमेशा निश्चित होगा, चाहे हम
वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, चाहे झरने से प्राप्त किया गया हो, चाहे रिएक्शन करा के प्राप्त किया गया हो, कहीं से भी प्राप्त करो, कार्बन डाइऑक्साइड चाहे मैं छोड़ूं चाहे आप छोड़ूं, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो हमेशा 12:32 ही होगा, कहीं से भी प्राप्त करो। बोलो ये रूल समझ में आया क्या? अब नियम तो हो गया हमारा, मैंने पहले इसलिए इस नियम को बहुत अच्छे से तुम्हें समझा दिया कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। इसका एग्जाम्पल आप देखो मैंने दिया था, जैसे जल को निम्न स्रोतों से प्राप्त कर सकते हो, कुआं, झरना, तालाब, नदी, है ना, इनसे प्राप्त कर सकते हो। और प्रत्येक नमूने में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो हमेशा कितना होगा? प्रत्येक नमूने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बराबर होगा 2:16, क्योंकि हाइड्रोजन इस नमूने में कितनी है? 2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, ऑक्सीजन का 16, और इसको मैं और सरल कर दूं, अनुपात को हम सरल बना सकते हैं, तो इसमें 2 का भाग दे दूं पूरे में, तो 2 एकम 2 और 2 8 16। तो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना आता है प्रत्येक जल के नमूने में? 1:8। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बनता है? हमेशा CO2, और इसमें जो भार का अनुपात होगा कार्बन ऑक्सीजन में क्या होगा? 12 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 32। ऐसे ही मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस विधि से भी प्राप्त कर सकता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये चूना पत्थर होता है, इस चूने पत्थर को यदि मैं गर्म करूं तो चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात बच्चों 12:32 ही होगा, तो ये नियम लागू होता है। ठीक है, सभी यौगिकों पर ये नियम लागू होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों? हाँ, तो अब बात आती है कि इस नियम में कमी क्या है, कमियां, यानी इस नियम की कमियां देखो, कमियां, या मैं ये भी कह सकता हूं कि इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है। जैसे हमने वो द्रव्य के संरक्षण नियम पढ़ा था, उसकी भी आधुनिक स्थिति पढ़ी थी। क्या थी आधुनिक स्थिति उसकी? वो प्रयोगशाला में छोटे छोटे प्रयोगों के लिए तो सत्य है, लेकिन औद्योगिक व्यापक पैमाने पर वो सत्य नहीं माना जाता। यही आधुनिक स्थिति थी, यही उसका क्या था? ड्रॉबैक भी है, यानी कि कहते हैं दोष या सीमाएं, लिमिटेशंस। ऐसे ही इस नियम की भी कुछ न कुछ सीमा है, या इसमें भी कुछ न कुछ दोष हैं, हर चीज में कुछ न कुछ दोष रहते हैं। इसमें क्या दोष है, क्या इसकी आधुनिक स्थिति है? क्वेश्चन दो तरह से आता है, स्थिर अनुपात नियम की सीमाएं लिखिए या दोष लिखिए, या फिर स्थिर अनुपात नियम की आधुनिक स्थिति को समझाइए। आधुनिक स्थिति क्या है? तो देखो इसको आधुनिक स्थिति को अपन समझते हैं कि ये स्थिर अनुपात का जो नियम है ये आधुनिक स्थिति में क्या माना जाता है। देखो प्रकृति में हम जानते हैं कि अधिकांश तत्व समस्थानिकों के रूप में होते हैं, बहुत सारे तत्व है। ये खोज बाद में हुई थी, नियम ये पहले आया, समस्थानिकों की खोज बाद में हुई थी, ये तो अभी कुछ हुई है कुछ ही साल पहले। तो समस्थानिक बाद में आए, तो प्रकृति में देखा गया वैज्ञानिकों के यार समस्थानिक भी पाए जाते हैं। जैसे कार्बन 2 रूपों में पाया जाता है, कार्बन 12 में भी पाया जाता है बाहर, और कार्बन 14 में भी पाया जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन का 1 भी होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, और हाइड्रोजन का 3 भी होता है। मैंने बताया तुम्हें, हाइड्रोजन 1 को बोलते हैं प्रोटियम, और 1 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 1 को बोलते हैं ट्राइटेरियम। ठीक है, तो ये कई रूपों में पाया जाता है हाइड्रोजन। ऐसे ही कार्बन भी है। तो समस्थानिकों के लिए ये नियम लागू नहीं होता। कारण क्या है, क्यों नहीं होता समस्थानिकों के लिए ये लागू? देखो मान लो आपने ये कार्बन लिया, और ये कार्बन 12 था, कार्बन ऐसा था जिसका समस्थानिक कितना था, भार कितना था, 12, और इससे ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो CO2 बना, लेकिन ये कार्बन 12 था तो इसका अनुपात आ गया 12:32, बिल्कुल सही है।
मान लो दूसरा कार्बन आपने कोई ऐसा ले लिया है इसके बनाते समय, यानी कि मान लो इस कार्बन का भार 14 निकला। दूसरी विधि में हो सकता है कार्बन समस्थानिक के रूप में पाया जाता हो तो उसका भार 14 हो, क्योंकि कार्बन कार्बन दिखने में तो एक जैसा लगता है। और जैसे ही आपने देखा कि यदि ये 14 है तो बताओ इसके साथ बनी हुई जो CO2 होगी इस वाले कार्बन के साथ, उसमें CO2 का अनुपात कितना होगा? कार्बन का हो गया 14 और ऑक्सीजन का हो गया 32। अब तुम खुद देखो, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 12:32 हो या 14, ऐसा क्यों हो गया? किसकी वजह से हुआ ऐसा? समस्थानिकों की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? समस्थानिकों की वजह से। क्योंकि प्रकृति में अब खोज हो चुकी है समस्थानिक भी पाए जाते हैं, और समस्थानिक जब क्रिया करते हैं अलग अलग तरह से तो भार भी उनके क्या आएंगे? अलग अलग ही आएंगे। बोलो बच्चों, ये चीज क्लियर हुई क्या कि समस्थानिकों की उपस्थिति में यानी समस्थानिकों के कारण ये नियम लागू नहीं होता। सिर्फ उन यौगिकों में लागू नहीं होगा जिनमें समस्थानिक पाए जाते हैं, जिनके समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, तुम ये कहो एक जल ऐसा है समुद्र का जिसमें हाइड्रोजन का भार 2 होता है। कितना होता है? 1,2 वाला। यदि 1,2 वाला ये जल बनाता है, इसको हम ड्यूटीरियम भी बोलते हैं, D2O। H2O जो 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 2 भार रखता है उसको हम D2O के नाम से भी जानते हैं। यदि मैं इस जल में देखो एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसका 1,1 है और एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसका 1,2 है। इससे बना हुआ जल H2O, इससे बना हुआ जल भी H2O होता है, जिससे हम फॉर्मूले में D2O भी कह सकते हैं। अब देखो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया? 2:16। और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना आएगा? क्योंकि इसमें भार 2 है और एक हाइड्रोजन का 2 है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4:16। अब तुम सोचो समस्थानिकों की वजह से हमारा जो झरने से जल निकला उसका ये है और समुद्र से निकला उसका ये है। लेकिन यदि ये समस्थानिक न होते तो ये नियम सब पे लागू होता है। बताओ क्लियर हुआ ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, जो मैंने यहां लिख रखा है। देखो तुम नियम पढ़ोगे ऐसे रटोगे, याद ही नहीं होगा। देखो जो क्या कह रहा है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, परस्पर वे एक सरल अनुपात में होते हैं। ऐसे पढ़ने से ये समझ में नहीं आएगा, इसको मुझे एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। यदि ऐसे पढ़ने से समझ में आ जाता तो ये तो किताब में लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा कैसा ही तुम किताब से इसको देखोगे तो यही मिलेगा, लेकिन यार समझ में नहीं आएगा। अब इसका देता हूं मैं एग्जाम्पल। देखो ये क्या कह रहा है, उसको पढ़ते जाना साथ ही साथ। जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो मैं कोई दो तत्व मान लेता हूं। मान लो मैंने दो तत्व ये मान लिए एग्जाम्पल में, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ठीक है, आपस में मिलकर यानी संयोग करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? दो तत्व मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है बताओ? जल बनता है H2O बनता है। बिल्कुल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बनता है। तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखो कितना होता है जल में। हाइड्रोजन है 2 अनुपात ऑक्सीजन का 16। अच्छा, और क्या मिलके बनाते हैं? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना सकते हैं, मुझे गुणित अनुपात का नियम लगाना है तो H2O2, ये परऑक्साइड होता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये घाव पर लगाने में काम आता है, किसी को लग जाए कट जाए तो उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड से धुला जाता है, या फिर डेटॉल से भी धुलते हैं पानी मिला के। ऐसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड और भी है, ये व्यंजक का काम करता है, रंग उड़ा देता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन जाता है? और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। तब बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अनुपात कितना हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अनुपात देखो 2 अनुपात कितना है? 16 दूनी 32। अब पढ़ते हैं, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, ये दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक, इसने कितने यौगिक बनाए इन दोनों तत्वों ने? दो तरह के, एक जल बनाया और एक हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया। दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। हाँ, कौन सी स्टेप? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड वाली यहाँ पे जी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बना लेते हैं H2O2। ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल बनाते हैं ना, ऐसे ही परऑक्साइड भी बन जाता है। यानी मैं तुमसे बात करूं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनने वाले एक दो यौगिकों के नाम बताओ, तो तुम कहोगे सर जल तो ध्यान है और पता नहीं है। तो और नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, दूसरा कौन सा बनता है? H2O2। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने तरह के यौगिक बना सकते हैं? दो, एक जल और एक H2O2। समझ में आ गई? बोलो। अब देखो, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, ये खुद ही कह रहा है, या तो दो बनाएंगे या उससे भी अधिक बन सकते हैं, लेकिन अभी तो दो ही बन रहे हैं। तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, इसमें देखो दो तत्व थे जिनमें से एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, जी रहे ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, और दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, दूसरा तत्व कौन है? हाइड्रोजन, जिसका निश्चित द्रव्यमान है। देखो इसमें भी, इस यौगिक में भी इसका द्रव्यमान दो है, इसमें भी कितना है? दो है। निश्चित दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न द्रव्यमान और निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो परस्पर एक सरल अनुपात में होते हैं। माने मैं तुमसे कहूं कि इन दोनों का अनुपात क्या है, यानी जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड का अनुपात क्या है, बताओ। H2O अनुपात H2O2, इनका अनुपात क्या है? तो इसके अनुपात देखोगे तो ये दो से दो कट जाएगा, क्या बचेगा? 16 अनुपात 32, या फिर 16 का भाग दे दो, 1 अनुपात 2। इसी को बोलते हैं परस्पर ये सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, देखो फिर से समझो, गुणित अनुपात का नियम क्या है? दो या दो से अधिक, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। कोई भी दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है। यानी कि जरा एक तत्व कोई जिसका भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, तब ये दोनों आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। देखो जल और H2O2 का जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 16 अनुपात 32, क्योंकि दो से दो तो कट ही जाएगा भाई, इनका अनुपात लोगे तो ये तो कट जाएगा, केवल अनुपात क्या बचेगा? 2 अनुपात 32। अब देखो उसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, ध्यान से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O2 बनाते हैं। अब इन दोनों यौगिकों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए जल और परऑक्साइड H2O2 में O2 का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ऑक्सीजन का क्या है इसमें? देखो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है। कितना है ऑक्सीजन का द्रव्यमान? एक तत्व में है 16 और दूसरे तत्व में है 32। भिन्न भिन्न द्रव्यमान H2 के निश्चित द्रव्यमान, H2 हाइड्रोजन का निश्चित द्रव्यमान कितना है? 2। निश्चित द्रव्यमान दोनों में ही कितना है? 2। निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, अतः इन दोनों यौगिकों में 16 अनुपात 32 या 1 अनुपात 2 का अनुपात है। अतः इन दोनों यौगिकों में, यानी H2O में और H2O2 में, दोनों में अनुपात कितना है? 16 अनुपात 32 या 1 अनुपात 2 है। बताओ ये रूल समझ में आया? नियम आ गया? अभी मैं और समझाऊंगा इसको बड़े एग्जाम्पल से। ये तो छोटा सा दिया है मैंने, अभी बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूं जो पेपर में भी आता है। ये तो छोटा सा है, ठीक है। वो एग्जाम्पल नाम से ही आता है कि इसमें गुणित अनुपात का नियम समझाइए, वो आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, उसको मैं समझाता हूं। देखो, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 5 ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में मिलकर 5 ऑक्साइड बनाते हैं, 5। अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके कितने यौगिक बनाए थे? 2।
ये कितने बनाएगा? 5 ऑक्साइड, इनके नाम भी हैं, 5 ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए तो टेबल जैसी बनानी पड़ेगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के नाम। पहला कॉलम बन जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का नाम, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सब बनाओ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का नाम। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का नाम हो गया पहला कॉलम। दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में अनुपात, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भारों में अनुपात, इनके भारों में अनुपात। ठीक है, और एक कॉलम हो जाएगा ऑक्सीजन का आपस में अनुपात, या ये कहूँ यौगिक का आपस में अनुपात, एक ही बात है। ऑक्सीजन का अनुपात निकाल लो या पूरे यौगिकों का अनुपात निकाल लो, एक ही बात आएगी। ऑक्सीजन का परस्पर अनुपात। देखो 3 कॉलम हो गए, ये ऑक्साइडों के नाम और सूत्र आ जाएंगे इसमें। ठीक है, नाम और फॉर्मूला, उसका सूत्र। तो पहले मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, ये है N2O। इसका नाम है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। 2 नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को बोलते हैं मोनो, 2 नाइट्रोजन को बोलते हैं डाई। तो ये हो गया N2O। इसका अनुपात कोई बता सकता है मुझे? भारों में अनुपात, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के भारों में अनुपात बता सकता है कोई? कितना है? ये पहला है N2O, फर्स्ट N2O। ठीक है, दूसरा है N2O2, इसको हम NO भी कहते हैं, NO। ठीक है, तीसरा है N2O3, चौथा है N2O4 और पांचवा है N2O5। ये 5 हो गए। ठीक है, इनके भारों में अनुपात कितना है बताओ? नाइट्रोजन में कितना है? नाइट्रोजन का होता है वैसे 7। देखो नाइट्रोजन का जो भार होता है वो होता है 7, नहीं सॉरी, क्रमांक होता है 7, तो भार कितना होता है? 14। तो नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 और 16, तो ऑक्सीजन का भार होता है 16। ये अपन को याद होने चाहिए 20 तक। ठीक है, नाइट्रोजन का 14, यहाँ 12 से मतलब है, ऑक्सीजन का 16। तो एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया? 28 अनुपात ऑक्सीजन का कितना है? 16। ठीक है, इस वाले में देखो अनुपात कितना निकल के आया, नाइट्रोजन का वही 28 अनुपात 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, NO का, नाइट्रोजन का कितना? 14, ऑक्सीजन का कितना? 16। तो चाहिए बार, चाहिए बार, बात एक ही, क्योंकि ये दोनों यौगिक एक ही हैं, 2 का भाग दे दिया तो ये आ गया। आया कि नहीं? इसमें 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसमें 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक ही बात है, ये दोनों यौगिक एक ही है। इसमें 2 का भाग दे दो तो ये यौगिक बन जाता है। अब देखो इसमें भार कितना है? 28 अनुपात 16 तिया 48। इसमें कितना है? 28 अनुपात 16 चौक 64। इसमें कितना है? 28 अनुपात 16 पंजे 85, 16 पंजे 80। लो ये आ गया। तो देखो क्या नियम इससे मैच कर रहा है? देखते हैं। जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, बिल्कुल 2 तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। कितने यौगिक बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, ये दोनों तो एक ही है, 1 2 3 4 5, 5 यौगिक बन रहे हैं। तो मुझे ही कह रहा है 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। अब आगे पढ़ो। तो एक तत्व के निश्चित, एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, देखो इन दोनों तत्वों में एक ऐसा तत्व है जिसके भिन्न भिन्न द्रव्यमान है। यहाँ कितने हैं? 16, यहाँ कितना? 32, यहाँ 48, यहाँ 64, यहाँ 80। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, दूसरे तत्व के निश्चित, दूसरे का देखो निश्चित आ रहा है 28 28 28 28 27, तो दूसरे तत्व का सब में क्या आ रहा है? निश्चित आ रहा है। तब परस्पर एक सरल अनुपात में होते हैं। अब मैं इनका सरल अनुपात निकालता हूं। देखो
मुझे ये 14:16 है, या तो मैं इसको 28:32 कर लूँ 2 का गुणा करके, ठीक है कर सकता हूँ, या मैं पूरे में 2 का भाग दे दूं, सब में, इसमें 2 का इसमें 2 का दे सकता हूँ, मेरी मर्जी। 2 का भाग 3 का 4 का जो भी चला जाए भाग दे सकता हूँ। मैं 2 का ही क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे 14:16 आ रहा था इसका, तो या तो मैं इसको 28:32 कर दूं 2 का गुणा करके, या इसमें 2 का भाग दे दूं। जब मैं इसमें दे रहा हूं तो सभी को मैं 2 का भाग दे लूं, तो देखो इसमें 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 14:8। इसमें भाग दूंगा, या लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा 14:32। इसमें मैं भाग नहीं दूंगा, देखो 28:32 है, तो इसको मैंने क्या बना लिया 14:32, 32 नहीं सॉरी 2 का भाग जाएगा ना, तो कितना बनेगा जी 16, 2 का भाग दोगे तो 14:16। इसमें मैं भाग नहीं दे रहा क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा NO का इतना ही आ रहा है, तो ये चीज तो एक ही है, मैंने कहा था तुमसे। इसमें 2 का भाग दो तो क्या आएगा 14:24, है ना। इसमें 2 का भाग दोगे तो 14:32, और इसमें 2 का भाग दोगे तो 14:40 आ गया। तो देखो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान है और दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न है, ये रहे देख लो, एक तत्व के भिन्न भिन्न है और दूसरे के निश्चित है, बात एक ही है। कोई भी एक तत्व के तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान आएंगे और एक के निश्चित आएंगे, यहाँ तक तो सही है। फिर परस्पर एक सरल अनुपात में है, परस्पर एक सरल मतलब इसका इससे अनुपात निकालूं, इसका इससे निकालूं, इसका इससे निकालूं, इसका इससे, तो जिनका अनुपात क्या आएगा, एक सरल अनुपात आएगा, एक पूर्णांक अनुपात आएगा। सरल पूर्णांक का मतलब ये होता है जैसे 1 2 3 इस टाइप से आएंगे, ये नहीं आएगा 1.5 पौने 2 2.5, इस तरह से नहीं आएगा, एक सरल सिंपल अनुपात आएगा। कैसे देखो, ये तो कटी जाएगी संख्या, भाग दूंगा तो अनुपात निकालूंगा, तो ये कितना है 8, ये कितना है 16, ये कितना है 24, ये कितना है 32 और ये कितना है 40। इनमें कितना अनुपात आ रहा है 8 16 32 और 40। इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 8 गुणित 1, इस 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 8 गुणित 2, इसका इस 24 को ऐसे लिख सकता हूँ 8 गुणित 3, 32 को ऐसे लिख सकता हूँ 8 गुणित 4 और 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 गुणित 5। अब मुझे बताओ इसमें सरल अनुपात क्या है, या करके लिख रहा हूं मैं, या सरल अनुपात। देखो ये तो पूरी 8 है, इनमें अनुपात निकलेगी तो 8 तो कट जाएगी, तो बची कितनी 1, यहाँ कितनी 2, यहाँ कितनी 3, यहाँ कितनी 4, यहाँ कितनी 5, तो इनमें कौन सा अनुपात आ गया, एक सरल अनुपात आ गया। यानी कि इन सभी को मैं अनुपात में लगाता हूं, जैसे 8 अनुपात 16 अनुपात 24 अनुपात 32 अनुपात 40, ठीक है। अब इसको मुझे छोटा बनाना है तो मैं कितने से भाग दूंगा, जो मेरे पास सबसे छोटी संख्या उससे मैं 8 से भाग दूंगा, तो 1 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इनमें कितना अनुपात आ गया आपस में, एक सरल अनुपात आ गया, इसी को हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। फिर से समझो, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, ये रहे दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ये रहे एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान 16 32 48 64 और 80, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, दूसरे तत्व का निश्चित द्रव्यमान ये रहा 28 या फिर 14 भी कह सकते हो, दूसरे तत्व का निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, यानी ये भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग करते हैं, तब परस्पर एक दूसरे से भी सरल अनुपात में होते हैं। माने इसको अनुपात में लाऊंगा, इसको इससे लाऊंगा, इसको इससे लाऊंगा, इसको इससे लाऊंगा, तो इनका जो अनुपात आएगा वो कैसा आएगा, सरल अनुपात आएगा, जो कि हमारा ये है, इसी को हम सरल अनुपात कहते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से आ जाए, 1.5 पौने 2 नहीं आए, ठीक है। बताओ गुणित अनुपात का नियम समझ में आया बच्चों, आ गया। मैंने 2 एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि ये थोड़ा कठिन भी है ये नियम, और एक एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होता क्योंकि वो छोटा था, छोटे एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हो रहा, बड़े एग्जाम्पल से बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। जैसा नियम ने कहा वैसा हमने इस उदाहरण में उतार दिया सब कुछ,
ठीक है। पेपर में कैसे आता है, ये आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइडों में गुणित अनुपात का नियम प्रदर्शित करो। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइड है, इनमें हमने गुणित अनुपात का नियम प्रदर्शित कर दिया, समझा दिया, लिख दिया। ये पेपर में आता है, 2 या 3 नंबर में अकेला ये आ जाता है। नियम नहीं आएगा तो ये आएगा, और यदि नियम आया तो आप इसको न लिख के, बड़ा हो जाएगा ना फिर, नियम लिखोगा, तुम्हारी इच्छा है इसको लिखना चाहो तो हाल इसको लिख देना, नहीं वो छोटा वाला एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, उसको भी तुम लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। हाँ, अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला जो नियम है वो भी छोटा सा नियम है, गेलू-सेक का गैस आयतन संबंधी नियम। गेलू-सेक, ये वैज्ञानिक थे, गेलू-साक भी कह सकते हैं इसको, गेलू-साक या गेलू-सेक का गैस आयतन, गेलू-साक का गैस आयतन संबंधी नियम, गैस आयतन संबंधी नियम। देखो गेलू-साक ने क्या कहा था गैस आयतन संबंधी नियम में, पहले इसको लिखते हैं फिर समझते हैं। सभी लिखो, स्थिर ताप और दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, स्थिर ताप व दाब पर गैसें, स्थिर ताप और दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, आपस में संयोग करती हैं, तो उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। तो उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात होता है, तब बनने वाला उत्पाद भी गैसीय हो, तथा बनने वाला उत्पाद भी गैसीय हो, बनने वाला उत्पाद भी गैसीय हो, तो उनके आयतन में भी सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात होता है। देखो ध्यान से, स्थिर ताप और दाब, दाब और ताप को आपको क्या रखना है, स्थिर रखना है। स्थिर ताप व दाब पर गैसें आपस में संयोग करती हैं, किसी गैस को संयोग कराओ, जरा क्रिया कराओ स्थिर ताप और दाब पर। मान लो मैं नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की क्रिया कराता हूं, N2 तथा H2 की क्रिया, गैसें हैं दोनों ही, नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी। जब गैसें आपस में संयोग, तो देखो N2 प्लस H2 गिव्स NH3, अमोनिया बनती है। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी है, 1, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो संतुलन करने के लिए आपको इधर 2 लगानी पड़ेगी। हाइड्रोजन कितनी हो गई, 3, पीछे 3, 2 आगे लगा दिया, 3 दूनी 6 है, यहाँ आपको 2 दिख रही हैं तो आगे 3 लगा दो, 3 दूनी 6। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता पड़ी, 1 आयतन मान लो, ये कितना आयतन है, 1 आयतन। देखो आगे 1 लगा है, इसके 1 आयतन, इसमें कितना लगा है, 3, तो ये कितना आयतन हो गया, 3 आयतन, यानी 3 मोल हो गया ये। ठीक है, ये 3 आयतन है। गैस भी कितनी है, ये 2 आयतन बन गई, गैस कितनी बन गई, 2 आयतन। ठीक है, तो जब 1 आयतन 3 आयतन से क्रिया करा 2 आयतन, मतलब ये क्या कह रहा है, देखो स्थिर ताप और दाब पर गैसें आपस में संयोग करती हैं, मैंने करा दी संयोग स्थिर ताप दाब पर, तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, यानी कि इसका आयतन कितना है, 1, इसका आयतन कितना है, 3, इन दोनों में कैसा अनुपात हुआ, सरल।
सरल पूर्णांक का मतलब 1.5 पौने 2 नहीं है, कितना है, यदि ये 1 है तो ये 3 है, यानी सरल अनुपात है। और आगे पढ़ो, एक सरल अनुपात होता है तथा बनने वाला उत्पाद भी यदि गैस है, ये कह रहा है बनने वाला उत्पाद भी हमारा कैसा है, गैसी है, तो उसके आयतन में भी सरल अनुपात होगा, यानी कि उसका आयतन कितना है 2। तो देखो ये भी सरल अनुपात में ही आ गया, 1:3:2। बस यही नियम है और कुछ नहीं है। सीधे सीधे कह रहा है ये कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, और यदि बनने वाला उत्पाद भी गैसी हो तो वो भी सरल अनुपात में ही आता है। ऐसा नहीं होगा कि 1:45 ये हो गई, 1.5 ये हो गया, 2.5 या 3.5 ये बन गई, यानी इस तरह के आयतन नहीं चलते। 1 2 3 4 इस तरह के आयतन चलते हैं यहाँ पे, लेकिन ये गैसों में लागू होता है, क्योंकि गैसें आधी पद्धी नहीं होती हैं, है तो है, नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यानी स्थिर ताप और दाब पर गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, और बनने वाला उत्पाद भी गैसी हो तो उसमें भी एक सरल अनुपात आता है। इसे गेलुसेक का नियम कहते हैं, कोई खास ज्यादा बड़ा नियम नहीं था।